कि आज शुरुआत होगी। आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी हम सुन रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा कि पश्चिम और पूरब के बीच आदिम काल से व्यापार चलता रहा, ट्रेड एंड कॉमर्स चलता रहा और उसमें भारत हृदय स्थल बना, भारत सोने की चिड़िया। कल मैंने आपको समझाया। कल मैंने आपको 2-4 डेटों के बारे में, ईयरों के बारे में बताया। 1453 मैंने बताया बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। 1498 बड़ा इंपॉर्टेंट घटना रही। फिर आगे चले हम तो फिर 1739 के बारे में मैंने आपसे कहा। फिर कर्नाटक युद्ध मैंने बताया कि कैसे दो लोगों के बीच अब ये डिसाइड होना था कि अंग्रेज या फ्रांसीसी दोनों में से कौन भारत के दावेदार हैं। और फिर वहां से कर्नाटक युद्ध ने फाइनल किया कि भाई अंग्रेज ही दावेदार हैं, लेकिन दावेदारी के साथ युद्ध तो होना ही था। अब युद्ध होना ही था और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म की शुरुआत की। उनका पहला शिकार बना बंगाल। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में भारत की 3 शक्तियां हारी। आज मैंने कैप उल्टी लगा रखी है, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। आपके मन में सवाल जरूर आएंगे कि आज उल्टी कैप क्यों लगा रखी, तो मैं उस पर बता दूंगा रीजन क्यों लगा रखी। लेकिन तो हम कल पहुंचे 1764 बैटल ऑफ बक्सर तक। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आज हमारे पास रिलायंस कंपनी है, उस कंपनी ने भारत की 3 शक्तियों को हराया। एक बंगाल के नवाब को, एक अवध के नवाब को और भारत के मुगल शासक को। बड़ी बात थी, बहुत छोटी घटना नहीं थी। लेकिन सर उससे पहले मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग आता हूँ। कृष्णा विनोय हमारे कोलीग है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। आई डिड करके एक मूवमेंट चला रहे हैं वो, और उसके अंतर्गत वो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे जमा करा रहे हैं। मैंने आज जमा किया, आई डिड इट। तो विनोय साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद अजहर साहब मेरे एक दोस्त हैं कश्मीर से, चरार शरीफ से, हमारा सलाम कहिएगा बाबा को। बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने, कल वीडियो बनाया और बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, कनेक्ट किया चीजों को। और फारूक अकमल साहब कल कर ही चुके थे अपना काम। और आज बहुत सारे स्टूडेंटों ने वीडियो बनाकर मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको थैंक यू कहता हूँ। युद्ध तो चल ही रहा है और हमें अपना भाग निभाना है। खैर, आगे की कहानी शुरू होती है कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है और अब कंपनी बंगाल को जीत चुकी है। तो अब सवाल ये है कि कंपनी ने यह कहा कि जिन लोगों ने, जिस आदमी ने इस खेल को शुरू किया है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव इज द ग्रैंड मैन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो यह हुआ कि साहब जिस आदमी ने इस खेल को शुरू किया उस आदमी को बुलाया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया गया। 1765 he becomes the governor of Bengal। दोबारा 1756, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1756 में वो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम है। 1765 में उसको फिर बुलाया गया। अब मेरे बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं। सर बिल्कुल करिए, आप सब तैयारी करिए। तैयारी में, किसी भी चीज की तैयारी में गेम के लॉ होते हैं। पढ़ना ही सेकेंडरी, कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से। मेरे फादर तो शुरू से कहते थे और मैं तो क्लास में कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप पढ़कर आए होते हैं। और अगर आप आईएएस की कोचिंग में बैठकर ये सोचते हैं कि टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता सर। अप्रोच, अब जैसे अप्रोच मैंने कहा ना, गेम के लॉ होते हैं। अगर आप जिस गेम में जाना चाहते हैं उस गेम के लॉ को समझते हैं। बड़े सारे मित्र आईएएस की तैयारी करते हैं और बहुत पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो सिद्धांत है आईएएस का, इसमें पढ़ना 6 घंटे है, सोचना पूरे 24 घंटे। अब आप 6 घंटे पढ़ के उठे, आपने नेशनल इनकम तैयार की और आप 6 घंटे पढ़ के उठे, बाहर निकले, बाहर आए, आपने पैड लिया, पार्क में बैठे हो, पूरा 6 घंटा जो आपने पढ़ा उसको कनेक्ट किया, कहानी बनाई, डायग्राम बनाया, एडजस्ट किया, कोई लड़का टकरा के आपने उसको समझाया, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे। आप 6 घंटे पढ़ के उठे, बाहर आए और आपने अपने गांव में किसी दोस्त को फोन मिला दिया और वो दोस्त आपसे कह रहा है कि यार दुबे जी की लड़कियां तो भाग गई। उसी कहानी पे आपकी चर्चा हो रही। वो जो 6 घंटे आपने पढ़ाई की ना साहब, सब खत्म। आप देखते हैं ना कभी कभी कि कोई आदमी किसी अलग सी पृष्ठभूमि से आता है और बड़ी ऊंचाई पे किसी फील्ड में चला जाता है,
उसकी सिर्फ एक वजह होती है, उसको गेम के सिद्धांत पता चल जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको गेम के सिद्धांत पता है। हिंदुस्तान पहुंचता है गवर्नर ऑफ बंगाल बनकर 1765 में, और साहब उसने जो जो काम किए, 2 साल रहा, 1765 से 1767 वो 2 साल रहा, और बड़ा जबरदस्त काम किया। पहला काम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या ट्रीटी है सर, एक तीर से 3 शिकार। शाह आलम को अपना गुलाम बनाया, शुजाउद्दौला को डिपेंडेंट, और बंगाल को सीधे कब्जे में लिया। एक तीर से 3 शिकार। और शाह आलम से दीवानी ले ली। दीवानी मतलब वो द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। शुजाउद्दौला का दोस्त बना लिया। अब अवध, अगर आप फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध, बिहार आज का यूपी। अब उस वक्त 2 ताकतें बड़ी जबरदस्त थी, अफगानी और मराठा। इन्होंने अवध पे कब्जा नहीं किया। 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत कि खाओ उतना जितना हजम कर सकते हो। जैसे कुछ लोग प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं कि आज पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे। सर खत्म तो कर लोगे, हजम कैसे करोगे? ये तुम क्लाइव से सीखो। छोटे छोटे गोल बनाओ, बहुत बड़े बड़े गोल इमीडिएटली बनाने की जरूरत नहीं, और प्रैक्टिकल बनाओ, प्रैक्टिकल। तो इन लोगों ने अवध को दोस्त बना लिया, और बड़ी जबरदस्त चाल थी इनकी कि अगर अफगानी उधर से या मराठा इधर से निकलेंगे, बंगाल की तरफ बढ़ेंगे, तो अवध बफर का काम करेगा। चालम भले ही अब वास्तविक मुगल का शासक ना रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी में वो आज भी मुगल शासक है। तो जब वो उससे दीवानी ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने निजामत ले ली बंगाल के नवाब से। अब ये तो उसने पहला काम किया, 3 लादनियों को अपना गुलाम बनाया। दूसरा उसने काम किया द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। 7 साल सर, 1765 टू 1772 द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। मतलब जनता के सामने, दुनिया के सामने बंगाल नवाब, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी और ताकत सारी कंपनी के हाथ में। आगे बंगाल नवाब और पर्दे के पीछे कंपनी। इस बात को लेकर ब्रिटिश संसद में बड़ा सवाल उठा है, क्वेश्चन पूछा गया। सबके मन में उठता है कि साहब, मैंने कहा ना कि गेम के सिद्धांत अगर आप समझते हैं, ड्यूअल, उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि जब तुम महत्वाकांक्षी होते हो, ये लॉ है सर कि व्हेनेवर यू आर एम्बिशियस, तो तुम्हारे अपने ही लोग समस्या खड़ी करते हैं। तुमको नौकरी चाहिए, तुम्हें सब लोग मदद करेंगे, पर तुम राजा बनना चाहते हो, तो राजा बनने की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यू विल फेस द अपोजिशन फ्रॉम योर ओन पीपल। इसलिए राजा के दुश्मन बाहर तो होते ही हैं, उसको सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने चारों तरफ हमेशा नजर रखे। आप देखिए, कभी कभी आप किसी को कोई परेशानी नहीं क्रिएट करते, फिर भी लोग आपको परेशान कर देते हैं। आपको इंस्टिगेट कर देंगे, भड़का देंगे, गाली दे देंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा लिख देंगे, और आप परेशान हो जाते हैं। किसी ने लिख दिया कि अरे यूपी के लोग चोर हैं, और आप टेंशन में आ गए, अरे भैया। जब आप मैदान में और लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सर 2 केस में लड़ाई, युद्ध करिए, युद्ध। लड़ाई तो कभी करिए ही मत, युद्ध करिए। एक सम्मान के लिए और एक इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए नहीं। 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए की बेईमानी कोई लेके चलेगा, जाने दीजिए, ब्याज जोड़ते रहिए जब तक उसके पास पड़ा हुआ है। जब कभी मौका आएगा रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो खैर साहब, द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट बड़ा जबरदस्त चीज रही 7 साल। सिद्धांत यह है कि जब आप आईएएस की तैयारी करें तो आपके पड़ोसी को हिंदू से पता चले कि अनुराग शर्मा फर्स्ट रैंक इन आईएएस, तब आपका पड़ोसी को लगेगा अनुराग शर्मा सन ऑफ देवेंद्र शर्मा, पड़ोसी देवेंद्र उनका बेटा है, खुद से मत बताइए। वही बात क्लाइव ने बाद में पार्लियामेंट में कही भी, जब उससे सवाल हुआ कि भाई आपने अपनी उपलब्धि को छुपा के क्यों रखा। उसने कहा मुझे डर था, हिंदुस्तानी राजाओं से डर था, हालांकि वो संभावना थी नहीं। उसने कहा मुझे डर था कि ये हिंदुस्तानी राजा एक संघ बना सकते हैं हमारे खिलाफ, और मुझे डर ये भी था कि ये जो हमारी यूरोपियन मित्र हैं ये हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर सकते हैं। तो उसने कहा मैंने सोचा कि जब तक हमारी स्थिति मजबूत ना हो जाए तब तक हम अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप कहीं भी आगे बढ़िए, इस सिद्धांत को याद रखिए। आप
एम्बिशन, अगर आपका एम्बिशन आपका साया भी जानता है ना तो एम्बिशन नहीं। ये हम क्लाइव से सीख सकते हैं। इसलिए कल आदमी दिमाग जहां लगाता है वो बस उसी लेवल पे रहता है। कुछ घर में लगाते हैं, कुछ परिवार में लगाते हैं, कुछ मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ शहर में लगाते हैं, उसी औकात तक आदमी रहता है। तो दिमाग है, आपको डिसाइड करना है किस लेवल पे लगाना है। तो अगर आपने प्रदेश के लेवल पे लगा दिया तो आप स्टेट के लेवल पर की हस्ती रहेंगे, नेशनल लेवल पे लगा दिया तो आप नेशनल लेवल की हस्ती रहेंगे, आपने इंटरनेशनल, अब बुद्ध जैसे लोगों ने भगवान में लगा दिया तो वो भगवान हो गए। तो क्लाइव 1767 में चला गया। अब जब क्लाइव 1767 में चला गया, बीच में गवर्नर्स आए और अपना काम करते रहे, और अगला जो महत्वपूर्ण आदमी आया वो था वॉरेन हेस्टिंग। वो आया 1772 में, हिंदुस्तान आया। अब कंपनी तो भाई है, अब पॉलिटिकल पावर भी है, और पॉलिटी के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव तो चलो कलकत्ता काउंसिल होगी, लेजिस्लेचर का काम भी वही कर देगी, जुडिशरी के बिना राज्य नहीं चल सकता। राज्य को आप चला ही नहीं सकते जुडिशरी के बिना। तो आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग में बड़ा अच्छा काम करते हुए फौजदारी एंड दीवानी अदालत। तो कलकत्ता काउंसिल दोनों काम कर देगी, अभी लेजिस्लेचर का भी काम कर देगी और एग्जीक्यूटिव का भी काम कर देगी। लेकिन जुडिशरी, अब जुडिशरी क्रूड फॉर्म, वॉरेन हेस्टिंग को आप देखेंगे। अब कंपनी के सामने कई सारी चैलेंजेस हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय में। पहला चैलेंज ये है कि उसको अपने आप को कंसोलिडेट करना है, पूरे अपनी उपलब्धि को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ट्रेड एंड कॉमर्स भी करना है, इंडिया में एक्सपेंशन भी करना, उन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, मनी। दीवानी इनके पास है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। ये विदेशी लोग, इन्हें यहाँ की कल्चर नहीं पता, इकोनॉमी नहीं पता, पॉलिटी नहीं पता। तो क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 1772 में उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया कलकत्ता में। तो फिर उसने जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया लैंड रेवेन्यू में। अब एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि बोली लगानी शुरू की, कि जो ज्यादा बोली देगा उसको वहां ठेका मिल जाएगा। और हिंदुस्तानी बोली लगाने में इनका कोई मुकाबला ही नहीं, बोली तो लगानी, देना क्या है। अब अंग्रेजों को बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हिंदुस्तानियों के बारे में, हम लोगों के बारे में नहीं पता थी। जैसे हम लेना बैंक के बारे में जानते हैं, देना बैंक के बारे में नहीं जानते। हिंदुस्तान में दुश्मनी किसी से करना हो तो उससे पैसे ले लो या उसको पैसा दे दो, और पैसा दे दो तो भूल जाओ। यहां हम देना, हम जब मैं कहूं हिंदुस्तानी तो मैं भी उसमें हूं, मुझको भी साथ लेके चलिए। अब इन लोगों ने, बेचारों ने बोली लगाई और लग गई बोली 3-4 करोड़ रुपए की। जब पैसा कलेक्ट करने गए, अब जैसे आपके पिताजी ने कहा दिल्ली जाओ, 50,000 रुपये महीना देंगे तुमको खर्चा, तो आप उसी हिसाब से अपना सारा हिसाब किताब बनाएंगे। लेकिन साहब पहले महीने में आपके पिताजी ने आपको 5,000 रुपया दिया, अब तो गए। तो यही मैं कंपनी को बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड उधार लेना पड़ा, लोन। जब आप किसी से उधार मांगते हैं तो उसका हाथ आपकी गर्दन पर आ जाता है। तो यहीं पर आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग के समय जब ये लोन मांगते हैं तो क्राउन की एंट्री होती है कंपनी के अचीवमेंट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। खैर, इसके पीरियड में जो सबसे अच्छा काम हुआ वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बड़ा जबरदस्त, ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि ये विदेशी, अंग्रेज और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, इकोनॉमी, पॉलिटी के बारे में कुछ जानते नहीं थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम ये था कि भारत के साहित्य को ट्रांसलेट किया जाए। ये बड़ा जबरदस्त काम रहा इसके पीरियड का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो फिर आप देखेंगे गीता का ट्रांसलेशन हो रहा है, फतवाए आलमगीरी जो औरंगजेब के ऑर्डर है उनका ट्रांसलेशन हो रहा है, और मनुस्मृति जिसको जेंटू लॉज कहा है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो आदमी ने क्रूड जो है फाउंडेशन रखने की कोशिश की वॉरेन हेस्टिंग। खैर, इसके बाद जो आदमी आ रहा कॉर्नवालिस, वो तो साहब जबरदस्त आदमी, कमांडर था अमेरिकी ब्रिटिश सेना का अमेरिका में। वहां पर ब्रिटिश हार चुके थे, फिर भी काबिलियत, हारना जीतना तो सर वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। जितने लोग
हारने से डरते हैं सर, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और हारने का अपना मजा है सर। पहला मजा, लोग गाली देंगे आपको, गए थे आईएएस बनने के लिए, कहिए गए थे। लोग गाली इसीलिए देते हैं कि जो 80% 90% लोग तो हिम्मत ही ना कर पाए बड़े सपने देखने की, कि अगर गिरे तो लोग गाली देंगे। अच्छा है सर, कुछ तो देंगे सर, ले लेंगे, गाली दे कोई बात नहीं। एरिस्टोक्रेसी सब चीजों को नहीं मानती। आप देखो नेताओं को कितना चुनाव हार जाते हैं, कभी दुखी होते देखा, कभी रोते हुए देखा, क्योंकि उन्हें खेल के नियम पता है कि कोई बात नहीं यार। बीजेपी ने 2014 तक वेट किया कंप्लीट बहुमत में आने के लिए, आए, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, 2 सीट, जनसंघ की 2 सीट। कभी किसी ने सोचा था कि इतनी सुप्रीम अथॉरिटी में ये पावर में रहेंगे? लेकिन आए, क्यों? क्योंकि इन्हें सिद्धांत पता है। कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है, कोई बात नहीं सर, ये खेल है, चक्र है, चलता रहेगा। इसलिए एक राजा दूसरे राजा को कभी आहत नहीं करता। इसलिए मोदी जी कुछ भी करेंगे लेकिन कभी अगले राजा पर प्रहार नहीं करेंगे। ये नियम है चेस का सर। आप देखो, जब चेस का गेम आप खेलते हो तो आप सारे प्यादों को बोर्ड से बाहर हटा देते हो, पर राजा बोर्ड पर ही रहता है। खैर, कॉर्नवालिस आया, उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे वीटो पावर दिया जाए, मेरे काम में कोई दखलंदाजी ना करे। आया हिंदुस्तान, सबसे पहला काम उसने किया, उसे पता था कि इकोनॉमी अगर आपको समझ में आती है ना, जैसे अभी आप देखो हिंदुस्तान की जो दशा है, 21 दिन मोदी जी ने लॉकडाउन किया। अब साहब, ये 21 दिन बहुत क्रूशियल है और आपके हाथ में है। क्यों? मैं बता दूं आपको क्यों। अगर ये 21 दिन नेक्स्ट 21 दिन में बदले, अगर इस 21 दिन में आप जनता को जागरूक कर लेंगे, और ये सारी लड़ाई जनता की है सर, यहाँ कोई आर्मी और कोई पुलिस कुछ नहीं, ये हमारी आपकी लड़ाई है सर, यहाँ सिपाही हम हैं। और चाइना ने तो आज आपने देखा ही, आज वो न्यूज आई, विनोय भाई ने शेयर किया था उसे फेसबुक पर कि चाइना ने यूएनएससी में कोरोना ड्राफ्ट पर डिस्कशन करने से मना कर दिया। खैर, वो अंदर क्या चल रहा है वो तो बाद में डिस्क्लोज ही हो जाएगा, लेकिन इस पहली बार जो लड़ाई है उसमें देश के लोगों की भागीदारी है सर। 21 दिन अगर ये टला ना सर, आप समझ नहीं सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो 3 पिलर होते हैं ना सर, मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और बैंक, अगर मार्केट कोलैप्स हुई सर, स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो जाएगा सर। स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज मीडियम है पैसा रोटेट करने का, बैंकों का काम है रोटेट करना सर। बैंक तुरंत, बैंकों की हालत वैसे ही खराब है सर, कोलैप्स कर देंगे। वो डिप्रेशन 1929 का लौट आएगा और मालिक जाने। खैर, उस पर जाना ही नहीं है, जो कुछ होना है वो तो होगा ही, लेकिन लड़ाई जारी है। मित्रों से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो बनाते रहे। मेरे सभी दोस्त कॉर्नवालिस की बात अब कर रहे हैं, उसने पहला काम किया इकोनॉमी में परमानेंट सेटलमेंट। किसी भी व्यक्ति को अपना जो जीविका है, जीने का साधन है, इकोनॉमिक सोर्स है, उसको मेंटेन करना चाहिए। इकोनॉमी, अगर आप देखो जो फॉर्मूला है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये फॉर्मूला है, धर्म, शिक्षा, फिर अर्थ। पहले भगवान नहीं है, धर्म, अर्थ, इकोनॉमी। आपके रोटी है पेट में, आप बैठ के पढ़ेंगे सर। तो कॉर्नवालिस ने टैक्सेशन को इंप्रूव किया और फिर उसने परमानेंट सेटलमेंट लाया। वो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया, सोर्स ऑफ रेवेन्यू परमानेंट किए। जमींदारों से उसने कहा कि जमींदार आर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। और फिर उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बाद जो किया, वो कहा कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के हाथ में, श्वेत व्हाइट लोगों के हाथ में होगा। उसने कहा यहाँ के लोग एक तो बहुत करप्ट है, दूसरा इन्हें मॉडर्न चीजों के बारे में जानकारी नहीं। उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जिसको आज मुझे चर्चा करना था आपसे, वो ये रहा कि मैसूर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग के समय एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया था कि वॉरेन हेस्टिंग का जो सबसे एक और अच्छा चीज, वॉरेन हेस्टिंग के एक पीरियड में सबसे अच्छा काम मैंने आपको बताया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और एक और भी अच्छा काम था ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, मराठों से समझौता, लोग बढ़ते हुए पावर थे। कॉर्नवालिस की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, वो सिर्फ कॉर्नवालिस कोड और परमानेंट सेटलमेंट नहीं है सर, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही मैसूर को प्रागैतिक करना। अब थोड़ा सा मैसूर की कहानी पर आ जाए। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था,
पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। समृद्धि जो है सर वो ताकत के बिना नहीं रह सकती। अगर एक औरत 50 करोड़ का गहना पहनकर और साइकिल के पे बैठकर जा रही है, तो साइकिल चलाने वाला और औरत दोनों खतरे में रहेंगे सर। तो जहां भी समृद्धि है सर, वहां पर ताकत का होना बहुत जरूरी है। आप देखो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अमेरिका ईरान से कहता है कि बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। पूछता है ईरान से कि क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाओगे, क्या बदल जाए। उन्होंने कहा साहब अपने बच्चों को दिखाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे होता। तो बोले हमसे ले लो एग्जाम्पल, पर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। क्योंकि अगर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, अगर ये सब कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले सर, तो फिर आप इनको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते। किसी भी ताकतवर व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता। एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ कमजोर आदमी का किया जा सकता है। खैर, तो कॉर्नवालिस ने पहला काम तो बड़ा अच्छा किया, परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू को स्टेबल किया, एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल किया। एडमिनिस्ट्रेशन में उसने एक बड़ा बढ़िया काम किया, जो आज भी हम देख रहे हैं, हमारे पुलिस वाले भाई उसको साथ पर इम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं। और जो मॉडर्न पुलिस सर्विस है वो कॉर्नवालिस की देन है। लेकिन मैंने कहा कि उसका सबसे बड़ा काम रहा मैसूर को अपंग करना, कर्नाटक। अब मैसूर की जो पोजीशन है सर, वो तुंगभद्रा दोआब, फर्टाइल प्लेन, और फिर पोर्ट्स, समुद्री इलाका, पोर्ट्स उसके, फिर उसके हैंडीक्राफ्ट, और फिर कोलार की गोल्ड माइन, फिर वो चंदन के जंगल। तो बड़ा ही प्रॉस्परस, मतलब साउथ इंडिया इज द केव ऑफ अलीबाबा, लैंड ऑफ वेल्थ, और मैसूर इज द हार्ट ऑफ दैट लैंड ऑफ वेल्थ। मतलब मैसूर उस जो वेल्थ का, मतलब समृद्धि का इलाका है, उसका वो हृदय है। और 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी में वोडेयर डायनेस्टी थी, वहां का उसका राजा था चिक्का कृष्ण राजा। राजा साहब खुद ही 18 घंटे डांस करते थे। अब ठीक है, आप राजा हैं तो राजाओं के दरबार में सिंगर होता है, डांसर होती है। ये लेटर मुगल्स, ये खुद ही डांस करने लगे। वो मुबारक खलजी नंगे आता था दरबार में। राजा का एक प्रोटोकॉल है सर, चुनौतियां उसके सामने होती, परेशानी उसके सामने कभी नहीं थी। परेशानी आदमी के सामने होती है, चुनौतियां। तो राजा के दरबार में डांसर भी है, और ये सब आर्टिस्ट है सर, ऐसा नहीं नाचने गाने वाले, आर्टिस्ट है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, नाचने वाला आर्टिस्ट है। लेकिन अगर राजा 15 घंटे नाच रहा है, वो वालिद अली शाह कथक करता था बैठ के 15-15 घंटा। अंग्रेज ने कहा कि भैया तुम 15 घंटा कथक करोगे, राज्य कौन चलाएगा। उसको उठा के ले गया सब 1856 में। वही हाल था चिक्का कृष्ण राजा का, नाचे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। और जब भी समाज में या देश में संकट आता है, तो वो जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होता है उस संकट में लोगों की मदद करके अपनी जगह बनाने। और इसी संकट में मैसूर समृद्धि का हृदय स्थल, हार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और राजा इनकम्पीटेंट, तो जनता और राज दोनों परेशान, और फिर निजाम और हैदराबाद और ये मराठा। तो ये मौका मिला हैदर अली को। आप देखना हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज आप देखोगे हिस्ट्री में, कि जब भी समाज और राष्ट्र कहीं संकट में आया, तो जो योग्य व्यक्ति हैं उन्होंने तुरंत अपनी जगह बनाई। नेपोलियन को आप देखोगे, आप जो है इधर हैदर अली को देखोगे, आप लेनिन को देखोगे। हमेशा चुनौती जो है, जब सारा राष्ट्र परेशान है, सारा समाज परेशान है, तो उसमें जो व्यक्ति समाधान लेके निकलेगा। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़ी निगेटिविटी टाइप की पोस्ट डालते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सर माहौल वैसे ही इतना निगेटिव है। मैं आपसे लगातार अपील कर रहा हूं, पॉजिटिव माहौल बनाइए सर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंग्लैंड में खबर उड़ी, लंदन में, कि हिटलर इंग्लैंड के अंदर आ चुका है, लंदन में। सर 265 लोगों का हार्ट अटैक हो गया, मर गए। डर का ये रोल है सर, डर का बहुत खतरनाक रोल है। और डर एक रस है, बेसिकली मजा आता है डर में। तो मैं आपसे यही पिछले 3 दिन से अपील कर रहा हूं कि सर थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाइए सर, मोटिवेट करिए लोगों को। और ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी। हमारे मयंक भाई हैं, प्रधान हैं गोंडा में, मयंक मिश्रा,
और पूरा कमान संभाले हुए हैं, उभरते हुए नेता हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट के। होने वाले समय में, आने वाले समय में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो विधायक बने, सांसद बने और उस पूर्वांचल प्रदेश की कमान संभाले। बड़े ही जज्बाती आदमी है। अमित पाठक हमारे भाई हैं, जिनकी वजह से मैं लॉयर बना। संजय शुक्ला मेरे एक भाई हैं गोंडा में, बड़े ही जुझारू लोग हैं, सब डटे हुए हैं गोंडा में सर। शहर में युवा पीढ़ियों ने अपने अपनी अपनी कमाल संभाल रखी, घर में बैठे लेकिन लड़ाई जारी है सर। हैदर अली को मौका मिला, ऑब्सक्योर ओरिजिन सर, पता नहीं कौन फादर कौन मदर, कहानी इतनी पता चलती है कि वो मैसूर के सेना में घुड़सवार था। अनपढ़ था सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने आपसे कहा, एक से एक पढ़े लिखे, जाहिल तो नहीं कह सकता उन्हें, लेकिन कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम है सर, कुछ केमिकल लोचा यहाँ पर होता है। हमारे एक मैंने देखा था, एक महात्मा थे, वो कोरोना को प्रसाद खिला रहे थे। अभी मैंने फेसबुक पे उसको शेयर किया। एक हमारे कोई मुसलमान भाई थे, वो कह रहे थे कि अल्लाह हमें बचाएगा। अजहर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका कि हम फ्राइडे को सारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने आएंगे। सर ऐसा ना करिए सर, मालिक ने आपको सर। तारिक जमील साहब ने बड़ा अच्छा अपील किया साहब, मैंने तारिक जमील साहब का वीडियो इसीलिए शेयर किया कि तारिक जमील साहब ने बड़ा अच्छा अपील किया लोगों से कि नहीं साहब आप अंदर रहें और अल्लाह के हुक्म को मानें। तो खैर, हैदर अली के बारे में पिछला इतिहास कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कहानी यहाँ से पता चलती है साहब वो एक घुड़सवार था मैसूर के सेना में, और फिर धीरे धीरे उसने कमांड लेनी शुरू की, काम करना शुरू किया सर। उसने अच्छे अच्छे मोर्चे संभाले मराठों के खिलाफ, निजाम के खिलाफ। तो उसकी अपग्रेडिंग बढ़ती रही। जैसे आप खेलना शुरू करते हो और रिजल्ट आना शुरू करते हैं, पहला मैच खेला, शतक मार दिया आपने, तो थोड़ी सी नाम बढ़ा आपका। गांधी साउथ अफ्रीका गए, खेल कर आए, तो यहाँ नाम लेकर आए। चंपारण में जबरदस्त बैटिंग की, आईपीएल खेला उन्होंने। अहमदाबाद में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो जब आईपीएल में उनका परफॉर्म रहा तो लोगों को बड़ा भरोसा रहा कि नहीं यार बढ़िया खिलाड़ी है गांधी जी। और फिर जब नेशनल टीम में आए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर तो साहब जो जो शॉट्स मारे, मैं उस पर आऊंगा आगे चलकर। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन सारे खिलाड़ियों की हम चर्चा करेंगे। तो हैदर अली ने सारा मोर्चा संभाला, धीरे धीरे उसका नाम बढ़ना शुरू हुआ। सबसे ज्यादा वो आदमी नजर में आया जब 1755 में उसने दिंदुगुल में फिर कैनन फैक्ट्री लगाई। और मैंने कल आपसे कहा था कि कैनन फैक्ट्री जैसे ही कोई राजा लगाएगा, अंग्रेजों के कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसको अंग्रेजों को फील होगा कि भैया तुम अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहे हो, मिलिट्री पावर किससे लड़ रहे हैं तुम्हें। जागरूकता राजा का सबसे अहम लक्षण है। जागरूकता, अवेयरनेस, अवेकनिंग, नजर चारों तरफ। बात वो किसी से भी कर रहा हो और उसकी नजर चारों तरफ। 1755 में जब दिंदुगुल में उसने कैनन फैक्ट्री लगाई हैदर ने, तो फिर अंग्रेजों को लगा कि भैया तो तेज तर्रार आदमी है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा निजाम से दोस्ती कर ली कि यार ये तो ताकतवर हो रहा है और तुम लोग को भी खतरा पैदा करेगा, तो हम मिलकर निजाम इसको मारते हैं हैदर को। लेकिन हैदर इनसे भी 4 हाथ आगे निकल गया। उसने मराठा और निजाम को बुलाया, कहा कितना परसेंट दे रही है अगली पार्टी। लोगों ने कहा 15% दे रही। बोले 20 हमसे ले लो, हमारी तरफ आ जाओ। और मराठा और निजाम आ गया हैदर की तरफ। तीनों ने मिलकर जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, पीटा अंग्रेजों। तब अंग्रेजों को बताया कि नहीं भैया ये अनपढ़ तो है लेकिन समझदार बहुत है, और समझदार ही नहीं है, लेथल बहुत है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज अ आई ओपनिंग इवेंट फॉर इंग्लिश रिगार्डिंग हैदर अली। परफॉर्म किया उस आदमी ने कि मैं एक अच्छा सिपाही नहीं हूं, एक अच्छा डिप्लोमेट भी हूं, अच्छा सोचने वाला भी हूं। और कबीर ने तो कही दिया सर कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। तो पढ़ना अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एजुकेशन के साथ जो सबसे चीज जिसको सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए वह समझदारी। में बार बार अपनी क्लास में कहता हूं कि सोचो यार ये घटना क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ है, कोरिलेट करो, कनेक्ट करो चीजों को। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ने हैदर को एकदम सुपरस्टार बना दिया। सेकुलर आदमी, समझदार आदमी सेकुलर होगा ही सर। जो समझदार है वो सेकुलर है। किसी की भी समझदारी आपको पता करनी है, उससे उसके धर्म पर ओपिनियन सुन लीजिए बस। जिसने कहा कि साहब हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, समझ लीजिए कि है ही नहीं साहब। दुनिया में राजा 1% है सर,
सबसे बहस क्यों करते हैं आप? मैं तो देखता हूँ बहुत लोगों को दूसरों को समझाते कि देखो सारे धर्म बराबर है। क्यों समझाते हो यार? इनको समझाना होगा तो मालिक नहीं समझाएगा, तुम राजा बनो, मारो इनको, डंडा उठा लो, पिस्टल सामने रख दो, फिर समझाओ कि सारे धर्म समान होते हैं। हिटलर यही तो किया। खैर, धर्मनिरपेक्ष ताकत बढ़ती गई। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, समझौता हुआ। अंग्रेजों की एक आदत थी कि जहां भी उनको लगता था कि हम मार खा जाएंगे, तुरंत हाथ जोड़े थे, साहब गलती हो गई साहब, तो माफी भी मांग ली अंग्रेजों ने, समझौता हो गया। 11 साल शांति चली दोनों लोगों के बीच। 1769 में समझौता हुआ और 11 साल। और अंग्रेजों ने जब भी किसी से शांति की, उसका सदुपयोग किया। अपोजिशन जो है ना, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। मेरे पास लोग लड़के आते कहते साहब हमारे रिश्तेदार हमारी बुआ मकान में हिस्सा मांग रहे, साहब मांगने दो। लक्ष्य सिंगल 38 रैंक। उस बंदे ने नहीं ध्यान दिया, उसके घर में भी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, बड़ी बड़ी दिक्कतें थी उसके घर में। सबके यहाँ है सर। पता लगा आप मेंस लिखने जा रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। शाम को उसने फोन किया कि पापा से बात करा दो, तो उस माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे पापा ने कहा है कि अब तो मैं एक IAS ऑफिसर से ही बात करूंगा। सर इसको बोलते हैं परिस्थिति को समझना, हैंडल करना। टैलेंट सर पढ़ना नहीं है, टैलेंट 98% अचीवमेंट है सर। अगर आपके 98% मार्क्स है, मेरे तो नहीं है सर, मैं बता दूंगा कितने परसेंट है, लेकिन अगर आपके 98 है तो मैं आपको सलाम करता हूं सर। 98% लाना बहुत बड़ी बात होती है सर। तो टैलेंट सर है पर्सनैलिटी को, परिस्थिति को समझना, उसे फेस करना। पिक्चर देखी इसकी, तुम यार किताब पढ़ के नहीं समझ पाते हो, मूवी देख के भी नहीं समझ पाते हो, उसकी सीन देखो। अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह दोनों कवर में बैठे, उन्हें दफनाया जा रहा जिंदा, और अरशद वारसी हंस रहे। अब उस परिस्थिति में हंसना बहुत बड़ी बात है सर। तो उसका मामू पूछता कि तू हंस रहा? कहता साहब मुझे एक चुटकुला याद आ रहा। उस मेंटल स्टेटस ने उन दोनों की जिंदगी बचाई सर। योग्यता का मतलब आपकी क्षमता परिस्थितियों से निपटने की। ये योग्यता है, ये है टैलेंट। अगर आपको ये आ गया फिर तो आप, तो अंग्रेजों ने मतलब उस 11 साल को सदुपयोग किया, अपने आप को मजबूत किया, मराठों से दोस्ती की और एकदम पूरा पॉजिटिव वर्क किया। पॉजिटिव, ये मैसूर मराठों से लड़ते रहे, निजाम से लड़ते रहे, ये लोग आपस में लड़ते रहे, इन्होंने अपने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1780 में क्या हुआ सर? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, फ्रांसीसी अमेरिकन की मदद कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि यार ऐसा ना हो कि फ्रांसीसी हमारे भारत में विरोधियों को भी मदद करें, तो एज अ प्रिकॉशन उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने माहे का एक बंदरगाह था, पोर्ट, उसको कब्जा कर लिया 1780 में, प्रिकॉशन कि फ्रांसीसी मदद मैसूर ना पहुंच पाए। और वो हैदर अली की ज्यूरिसडिक्शन में था। तो जैसे इन लोगों ने कब्जा किया उस पोर्ट पर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई। दोनों तरफ से हार जीत का सिलसिला चलता रहा। 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। वॉर चल रहा था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली की डेथ हो गई। और फिर जो आदमी राजा बना, वो आदमी 18वीं सेंचुरी का महानायक है, टीपू सुल्तान। सर मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हिस्ट्री के 3 वर्जन है सर। एक वर्जन है कॉमन मैन्स वर्जन, उसकी अपनी हिस्ट्री है। साहब औरंगजेब साहब 10,000 हिंदुओं को मारकर डेली खाना खाता था। अरे भैया 10,000 हिंदू को डेली अगर वो मारेगा तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 50 साल शासन किया उसने। मुसलमान औरंगजेब जो है साहब 2 बजे रात में उठ के नमाज पढ़ता था साहब, पढ़ता होगा। ये होता है एक कॉमन मैन वर्जन ऑफ हिस्ट्री। इनको पता कुछ नहीं होता, ये सुनी सुनाई कहानियों को नरेट करते हैं। उससे तो कभी कभी लोग आके कहते हैं कि औरंगजेब बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, एक बार आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था ऐसे। अरे नहीं भैया, हाँ क्या
अगर आप आम आदमी से बहस करेंगे तो आप गए सर। सम्मान करिए लोगों का, सुनिए उनकी बातों को सुनिए। लोग आके आपसे कहेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया था और हमने ये कर डाला और वो कर डाला और हमारा धर्म और हमारे लोग और फला, सुनिए इनको। राजा वो जो आम आदमी को सुने। पहले आप तो आने ही ना दे। तुम्हारे यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, जाओ उनके घर में घुस के दिखाओ। ये वोट लेने आते तो उनसे हाथ जोड़ते, इनसे मिलकर दिखाओ। राजा तो प्रोटोकॉल, उसकी अलग बस्तियां हैं और सिंधु सभ्यता से है और कयामत तक रहेंगी, वो कभी नहीं टूटेगी। तो हिस्ट्री के 3 वर्जन, एक आम आदमी का वर्जन, उसकी अपनी हिस्ट्री की किताबें होती है। एक है वैचारिक, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये विंग, वो विंग, और तीसरी ब्यूरोक्रेसी। उसको मैसेज लेना होता है कि अशोक ने डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल किया। आज हिंदू इंडिया में डाइवर्सिटी है, अशोक के समय भी थी, उसने कैसे हैंडल किया। तो ब्यूरोक्रेट इस नजर से पढ़ता है कि धम्मा, द पॉलिसी ऑफ धम्मा, वो सीखता है वहां से कि अच्छा हम अशोक से ये बात सीख सकते हैं कि डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाता है। हम अकबर से ये बात सीख सकते हैं कि डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाता है। टीपू सुल्तान, तो आप टीपू सुल्तान को लेकर 3 वर्जन मिलेंगे आपको। एक वही आम आदमी वाला वर्जन, हिंदुओं को मारा था उसने, बहुत परेशान किया था उसने, हिंदू लोग बहुत उससे परेशान। एक आपको मिलेगा वो लेफ्ट विंग राइट विंग वाला वर्जन और ब्यूरोक्रेसी का वर्जन। तो मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का वर्जन सुनाना। 1782 वो पावर में आया और फिरोज साहब ने जो जो काम किए ना सर, ओहो, 18वीं शताब्दी में तो 2 ही 3 लोग हिंदुस्तान में हैं। एक टीपू सुल्तान है, एक वो रवि वर्मा है केरला में, और वो हमारे राजपूत रूलर जिन्होंने ये वो बनाई, सवाई जय सिंह है और महाजी सिंधिया। 2-4-5 रूलर हैं, लेकिन उन सारे रूलरों में इस आदमी की अलग जगह है सर। टीपू सुल्तान की एक अलग जगह है। 4-5 बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियां हैं, मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में। और रंजीत सिंह भी है, 18वीं सेंचुरी का अच्छा रूलर है रंजीत सिंह, सवाई जय सिंह, ये सब अच्छे अच्छे रूलर हैं। लेकिन टीपू सुल्तान की बिल्कुल अलग जगह है। अलग जगह क्यों है, मैं थोड़ा सा इस आदमी पर आपसे चर्चा करूंगा। टीपू सुल्तान पर आया बंदा पावर में, सारे साहब इकोनॉमी में जो जो रिफॉर्म्स के इस आदमी ने एक पॉलिसी लाया एग्रीकल्चर पॉलिसी में, पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का देश है। अब मान लीजिए आप में से बहुत सारे हमारे भाई जो हैं, उनके पास खेत है, किसान है, 50 बीघा जमीन है। किस खेती में इनपुट चाहिए होता है। कभी कभी लोगों के पास जमीन है पर उस जमीन में वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। 50 बीघा है तो 10 बीघे में कर लेते हैं, 15 में कर लेते हैं, बाकी खाली पड़ा रहता है। उससे उनको भी नुकसान है, स्टेट को भी। तो एग्रीकल्चर में पॉलिसी लाया इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इंड्यूसमेंट मतलब कि जैसे मैं हूं, मेरे पास 50 बीघा खेत है, उसने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास 50 बीघा खेत है और तुम 15 में खेती कर सकते हो, उतना तुम्हारे पास पैसा है, 35 का पैसा मुझसे ले लो, ताकि भी लोन, स्टेट ग्रांट्स, लोन हमसे लो और पूरे 50 बीघा में खेती करो। ये हुआ इंड्यूसमेंट, प्रोत्साहन, बढ़ावा। लेकिन कंपल्शन, लेकिन बाद में मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि दादी बीमार थी, गुड्डू मुंडन था, नहीं कर पाए ना। नेचुरल डिजास्टर के अलावा स्टेट किसी भी रीजन को नहीं सुनेगा और पूरे 50 बीघे पे टैक्स लेगा। ये अच्छी पॉलिसी, इससे बड़ी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और किसान की भी समृद्धि बढ़ी और स्टेट की भी समृद्धि बढ़ी। दूसरा, इकोनॉमी में उसने बड़ा जबरदस्त काम किया साहब, बहुत जबरदस्त काम किया। उसने स्टेट को एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया। अब साउथ से जाता क्या है वेस्ट में? मसाले जाते हैं, आइवरी जाती है, चंदन जाता है, सॉल्ट जाता है। उसने स्टेट मोनोपोली कर दी इन चारों चीजों पर। बुलियन जाता है, सोना चांदी। उसने कहा ये जो चीजें हैं इस पे स्टेट की मोनोपोली, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों में। समझिएगा इस बात को। स्पाइसेस, रिटेल शॉप में बेचते हैं तो भी आप स्टेट से ही खरीदेंगे, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है पोर्चुगीज, डच, इनको भी तो भी स्टेट से खरीदेंगे। तो अब ये सारा सामान जिसकी वेस्ट में बहुत डिमांड है वो कौन बेचेगा? स्टेट। तो सीधे सोना चांदी कहां पहुंचेगा? स्टेट।
एंड मैसूर स्टार्टेड टर्निंग इनटू द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। फिर उसने फैक्ट्रियां बनाई, मॉडर्न फैक्ट्रियां सर। आज हमारे यूपी बिहार के लोगों को मॉडर्न फैक्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं पता चल पा रहा। हमारे बड़े सारे यूपी बिहार के भाई बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम यार किसी तरह अपने भी प्रदेश को ऐसा बनाएं कि हम वापस अपने प्रदेश में रहें। मॉडर्न फैक्ट्रियां आ गई। फिर उसने और बड़ा अच्छा काम किया इकोनॉमी में सर। जैसे ये विदेशी यूरोपियन कंपनियां बाहर जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने भी अपनी कंपनियां बनाई और बाहर भेजना शुरू किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने जो प्रॉस्पेरिटी दी मैसूर को उसके टाइम में, कि ब्रिटिश इतिहासकारों को अगर आप पढ़ें, उसके कमेंट्स पढ़ें कि वो आदमी उस समय ऐसा सोच सर, सोच 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 आदमी की जो सोच है ना सर, वो एक झटके में उसे ऊपर पहुंचा देती है और नीचे ले आती है। सोच ही है सर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन में सर उसने बड़ी जबरदस्त बात की। पहला शासक है उस हिंदुस्तान का जिसने मतलब सारे डिपार्टमेंट को डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। सर मैं डेमोक्रेसी नहीं कह रहा, मैंने कहा प्रजातंत्र के तत्वों को उसने शामिल किया। डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का चीफ होता था, उसके सेक्रेटरी होते थे। सर मुद्दों पे बहस होती थी और डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाता। हालांकि राजा जो कहता था वो फाइनल। लेकिन सर ये भी बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में डिबेट का मतलब समझते हैं हराना। मैं क्लास में कहता हूं कि भैया डिबेट करिएगा, कोई किसी से, नो वन इज ओमनिसिएंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में भगवान को छोड़कर कोई सर्वज्ञानी नहीं है। डिबेट का मतलब ये होता है कि हम दोनों लोग किसी मुद्दे पर जानकारी रखते हैं तो उसमें बहस कर रहे हैं। बहस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप मुझे किसी चीज में हराना चाहते हैं तो हम डिबेट नहीं हो सकती सर। खैर ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसने आर्मी में रिफॉर्म्स की। आर्मी में भी सर उसने जबरदस्त एक रिफॉर्म किया। पहला शासक है जिसने नेवल बोर्ड की स्थापना की। जहाजी बेड़ा तो शिवाजी ने भी बनाया, अकबर ने भी बनाया, लेकिन चूंकि भारत के जितने भी राज्य रहे, इनको समुद्र में जाके लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कभी किसी को नेवल बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बनाया सर उसने 1793 में नेवल बोर्ड। फिर तो अंग्रेज और चौंके, नेवी किसके लिए? तो टीपू ने कहा वो सी पायरेट्स के लिए। बोले हमें बताओ कहाँ है सी पायरेट्स, हम हैंडल करेंगे। बोले नहीं नहीं वो हम लोग अपना देख लेंगे। और चौथी चीज जो उस आदमी की पर्सनालिटी है सर, वो अपने आप को 18वीं सेंचुरी में सिटीजन टीपू कहता है। सिटीजन टीपू। हम आज अपने आप को पंजाबी कहते हैं, बिहारी कहते हैं, यूपी का कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं, तमिलियन कहते हैं। वो अपने आप को 18वीं सेंचुरी में सिटीजन टीपू कहता था। सर उसने श्रीरंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाई सर। वो जैकोबिन क्लब का मेंबर था सर। जैकोबिन क्लब का मेंबर नेपोलियन भी था, फ्रांस के जैकोबिन क्लब। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा जैकोबिन क्लब 18वीं सेंचुरी में सर। जिस कंट्री में अभी आप फेसबुक पे स्टेटस डाल दो, लोग गाली देने लगेंगे। आप अपनी बात रखिए सर। प्रधानमंत्री से आप किसी बात पे नाराज हैं, अपनी बात रखिए, गाली क्यों दे रहे हैं सर? मान लीजिए आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से अगर मुझे कोई किसी बात की नाराजगी है, हम अपनी बात रखेंगे सर। हम उनको गाली थोड़ी देंगे। एग्जीक्यूटिव हेड है सर हमारी कंट्री के। आपने देखा नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब वाइफ पठान की बेटी के साथ एंगेजमेंट में बैठे हुए थे। इन लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती सर। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नेवर मींस एनिमिटी। गाली लिखना शुरू कर दो। आप किसी से डिसएग्री करते हैं, ठीक है भाई, मोदी जी ने गलतियां कर रहे हैं, आप सुझाव दीजिए सर, उनको बात बताइए, उनको अपनी बात उन तक पहुंचाइए सर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं सर, आप प्रधानमंत्री की सम्मान करिए और इस विषम परिस्थिति में तो बिल्कुल करिए सर। मैं अभी भी पोस्ट देखता हूं, मेरे बड़े सारे आलिम दोस्त हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, वो मतलब अजीब अजीब से पोस्ट डालते हैं और महान लोग अपनी कमी पर ध्यान देते हैं सर। एटीन सेंचुरी का हिंदुस्तानी सिटीजन टीपू की टाइटल लेता है सर। ट्री ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना अमेरिका में, ट्री ऑफ लिबर्टी।
जैकोबिन क्लब का मेंबर, सेकुलर तो नहीं था सर, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंट था। एक एग्जांपल मिलता है कि मराठों ने जब रेड मारी तो शारदा मां का टेंपल टूट गया उसके पैलेस में, तो उसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया उसको, ऐसा एक एग्जांपल मिलता है। लेकिन ये जो काम उसने किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, स्टेट को एकदम वेल्दी बना दिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स और आर्मी और नेवी, और अब अंग्रेजों की नजर थी सामने होकर कि नहीं नहीं भैया तो ज्यादा खतरनाक है। जिस आदमी की सोच बड़ी है ना वो आदमी बहुत खतरनाक होता है। जैसे अमेरिका को, इजराइल को अरब्स कभी बड़े दुश्मन लगे ही नहीं, लगे ही नहीं, इनकी सोच ही नहीं कि सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इनको तो मारा ही जाना था। बाद में डिस्कस करूंगा मैं। बैंकिंग सेक्टर नहीं खोल पाए सारे। आज मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न। तेल इनका, रिफाइनरी इजराइल की, अमेरिका की। इन्होंने हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं चाहा सर। आप देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म शुरू होता है तो आप देखो वहां पे कैसी सोसाइटियां बन रही हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना रहे हैं। किसको प्रमोट कर रहे हैं? R&D को प्रमोट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। आज ये अरब और इराक, सऊदी अरब और इराक और ईरान, अगर इन्होंने सोसाइटी ऑफ इराक और सोसाइटी ऑफ बगदाद बनाया होता और R&D को प्रमोशन दिया होता, पूरी दुनिया इनके यहाँ पढ़ने जाती सर। बैंकिंग के बिना मॉडर्न इकोनॉमी में कोई सर्वाइव कर सकता है? आप जर्मनी का बैंक देखो, फ्रांस का बैंक देखो, चाइना का बैंक देखो, इंडिया का बैंक देखो, ये कहते हैं आप बैंकिंग। हाँ, इस्लाम में इंटरेस्ट लेना हराम है। किससे? रिक्शे वाले से। जिसके पास खाने को पैसा नहीं उससे ब्याज कहां ले सकते हैं आप पढ़िए आईने अकबरी, अकबरनामा पढ़िए। जितने मुगल राजकुमार थे, जितनी मुगल राजकुमारियां थी, सब पैसा ब्याज पे चलाते थे। किसको देते थे? इंडस्ट्रियलिस्टों को, कैपिटलिस्टों को। इस्लाम में इसीलिए ज़कात का भी सिद्धांत कि कोई गरीब है, अगर उसे आप मदद कर रहे हैं तो वो अल्लाह के नाम पे मदद कर रही है, उससे आप ना तो वापस पैसा मांगिए और ना ब्याज लीजिए। ब्याज का तो मतलब ही नहीं। वो 18वीं शताब्दी का समझदार आदमी। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार क्या सोशलाइजेशन मिली होगी उस आदमी को। और अंग्रेजों को बोला कि नहीं नहीं ये तो ज्यादा खतरनाक है यार, ये तो इतने बड़ी बड़ी विचारधारा रखता है कि जैकोबिन क्लब का मेंबर है ये, अब उससे झगड़ा करना था। अब उस आदमी की, जवान था, यंग आदमी था, 2-3 कमजोरियां थी। सबसे बड़ी राजा की जो कमजोरी होती है वह गुस्सा। तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, सब मानवीय प्रवृत्तियां हैं, लेकिन राजा मतलब एक अवेकेंड आदमी, उसको पता है कि गुस्सा भी कहां करना है। गांधी को देखो, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करा दिए, बोले आई डोंट सपोर्ट वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, बंद करो। अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा आदमी है, तो वायलेंस पसंद नहीं करता। 1942, क्योंकि गांधी को पता था कि 1922 में मुट्ठी भर लोग खड़े हैं, 10, 12, 50, इतना डंडा मार दिया होता ना कि दोबारा कोई आंदोलन में आता नहीं। ये गलती की थी बाबा रामदेव ने, रामलीला ग्राउंड में कूद रहे थे, नाच रहे थे। हालांकि बाबा जी का बड़ा योगदान है, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो ये बातें बाबा जी तक पहुंच जाएंगी। मेरे बड़े सारे दोस्त उनसे कनेक्टेड है, मैं खुद उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ और बहुत मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें बार बार इस बात पर कहता हूँ सर कि उन्होंने गलती की थी। यू आर नॉट बिगर देन द स्टेट। जब आपको राज्य ने ऑर्डर दिया कि आप 12 बजे तक रामलीला ग्राउंड छोड़ देंगे तो आपको छोड़ना चाहिए। तो सर आप राज्य से बढ़कर नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव हो या मौलाना बुखारी हो या कोई भी। आप संत हैं, महात्मा है, मौलाना है, आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन आप राज्य से बढ़कर नहीं है सर। और अगर आप राज्य के साथ बदतमीजी करेंगे तो कार्रवाई होगी सर। वो जो सोच है सर, वो सोच, वो जो महान सोच है ना सर, अरे बाप, गुस्सा। गांधी को गुस्सा कहां आता? 1942 में। इसको बोलते हैं अवेकेंड पर्सनैलिटी। उसको पता है गुस्सा भी कहां करना है। हर जगह गुस्सा नहीं करना है कि मेरे बाबा शेर से लड़ गया, बोले क्या हुआ, बोले चीर फाड़ के खा गया। हर आदमी से लड़ना भी नहीं। उसामा बिन लादेन को मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। बंदे ने दुनिया के जगहों को मार दिया 2-3 हाथ खींच के। एक आदमी से लड़ा,
पूरी दुनिया बच्चा बच्चा जानता है उसे। यहाँ लोग ऑटो वाले से लड़ जाते हैं, रिक्शे वाले से लड़ जाते हैं कि हमको पहचानते नहीं हो, कौन हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कौन हो भैया। और गाली, मुझे बहुत सारे मित्र हमारे जो है गाली वाली देते रहते हैं फेसबुक में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गाली देते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा बहुत बड़ा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मैं बड़ा बड़ा साधुवाद देता हूँ उनको, बहुत उनके लिए दुआ करता हूँ, भगवान समझ नहीं पा रहे होंगे ये किसी बात को मेरी, तो गुस्से में दे रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी बात है सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर अब इस आदमी की एक कमी थी टीपू सुल्तान की, बचिएगा सर गुस्से से। क्रोध एक एनर्जी है सर, उसको हर जगह मत यूज करिए, इमोशन एक एनर्जी है। तो फिर अंग्रेजों ने कांड किया, बड़ा जबरदस्त कांड है। कोचीन राज्य सबॉर्डिनेट था इसका, जायकोटाई उसका एक एरिया था कोचीन का। ट्रावनकोर ने क्या किया, जायकोटाई जो कोचीन का एरिया था, समझिएगा इस बात को, कोचीन किसका सबॉर्डिनेट है, मैसूर का, और जायकोटाई कोचीन का एरिया है, पड़ोसी स्टेट है ट्रावनकोर। ट्रावनकोर ने क्या किया, जायकोटाई डच को भेज दिया। अब मेरी कार बाहर खड़ी है, आपने थर्ड पार्टी को भेज दिया, तो मैं तो आप पे गुस्सा होऊंगा। तो कोचीन सबॉर्डिनेट स्टेट है मैसूर का, कोचीन के एरिया में जायकोटाई है, और जायकोटाई को ट्रावनकोर में बेच रहा है डचों को। टीपू गुस्सा आ गया, हमारी टेरिटरी, हमारे आदमी की टेरिटरी तुम कैसे बेच सकते हो। और उसी गुस्से में टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला कर दिया, और जैसे ही हमला किया सर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उस तरफ 3 पार्टियां खड़ी थी, कॉर्नवालिस, मराठा, कॉर्नवालिस, ट्रावनकोर, मराठा, निजाम। ये भारी पड़ गया गुस्सा सर। कुत्ता 2 ही कंडीशन में भौंक सकता है सर, या तो पागल हो या उसका मालिक उसके साथ खड़ा हो। आप डीएम है नोएडा के, और आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पलट कर आपसे कहता है कि साहब बदतमीज है आप, कमीने हैं, तो आपको मुस्कुराना है कि पांडे जी सही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं। वहां आप कुछ नहीं कहेंगे सर, लौट कर आइए पहले बंगले पर, फिर आपको जो अच्छा लगे वहां कुछ मत कहिए। अवेकनिंग का मतलब ही यही है, राजा की सबसे बड़ा लक्षण है पर्सन विद हाई लेवल ऑफ अवेकनिंग। और सद्दाम हुसैन, टीपू, इन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है सर, क्रोध। दुर्योधन में गुस्सा हर बात पे खड़ा हो जाता है, और कृष्ण को गुस्सा नहीं आता सर, मुस्कुराते रहते हैं। शिशुपाल गाली दिए जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, उसको याद भी दिलाते हैं कि बेटा तेरी अम्मा से हमने कहा था कि 100 गाली मत देना, 98 हो चुका, उसने कहा मैं दूंगा, फिर भी मुस्कुरा रहे, 100 पार हो गया, तो फिर निकाली पिस्टल, बोल्ड किया, उड़ा दिया। इसीलिए भगवान है, इसीलिए लोग सरप्राइज रहते हैं कि यार कोई गाली दे रहा है तुम हंस कैसे सकते हो। ये कोई गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, ये मानवीय गुण है। कोई गाली दे रहा है और आप हंस रहे, ये सर मानव से बहुत बड़ा गुण है सर। और मुस्कुरा के अगर आप गोली मार रहे फिर तो आप भगवान है सर। ये गलती है टीपू सुल्तान की। आप टीपू से दोनों बातें सीखिए, अ मैन बियॉन्ड हिज एज बट सफरिंग फ्रॉम अ वेरी बिग मैनर्स ऑफ एंगर, इंपेशेंस। और फिर साहब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सारी पार्टियां एक तरफ, हराया टीपू को, हराया साहब, और हराने के बाद जितना पैसा इन्होंने रिफॉर्म से कमाया था सब छीन लिया सर। इकोनॉमिक पैरालिसिस, कहते हैं ना किसी को अगर बदला लेना है ना, उसकी संपत्ति छीन ली, आधा तो वैसे ही मर गया, रुपया छीन लिया सर, धन छीन लिया, टेरिटरी छीन ली, पैरालिटिक कर दिया टीपू। फिर वेलेस्ली आता है सर, उसने टीपू से कहा, उसको पता था टीपू का एटीट्यूड कि रंगबाज आदमी है, उसने कहा सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दो। अरे टीपू ने कहा सब्सिडियरी अलायंस तो मैं कभी नहीं साइन करूंगा। फिर चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और हराया टीपू को, हत्या कर दी। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का अंत। साहब ये था आज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ मॉडर्न इंडिया।
कल हम आगे बढ़ेंगे और आपको मैं ले चलूंगा वेलेस्ली के पास और हेस्टिंग के पास। और वेलेस्ली और हेस्टिंग के साथ साथ कल मैं आपको मराठाओं की कहानी सुनाऊंगा, शिवाजी की। मैं अजहर भाई को फिर से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया। मैं फारूक अकमल साहब को धन्यवाद देता हूँ। कृष्णा विनोय को तो मैं अब क्या बोलूं, मुझे तो लगता था कि ये बंदा बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन टीचर होने के साथ साथ तो एक नया व्यक्तित्व मुझे उस आदमी में दिखाई पड़ा। हालांकि बहादुर आदमी है, 1 महीना पहले बीमार था वो आदमी, और उसने डॉक्टर को चकमा दे दिया, भाई साहब बीमारी को चकमा दे दिया, खड़ा हो गया बंदा, चश्मा वश्मा लगा के। मैं उस आदमी से मिलने गया हॉस्पिटल में, मुस्कुरा रहा था, चुटकुला टुटकुला सुनाने लगा। मैंने कहा यार तुम्हारे जैसे लोग तो बीमार ही नहीं पड़ सकते। मैं मनोज भाई को अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनोज जायसवाल भाई हमारे डटे हुए हैं, नीरज भारद्वाज जी हैं हमारे, अशोक दुबे सर हमारे हैं, वो लगे हुए हैं बेचारे बहुत ज्यादा, तो पोस्ट पर पोस्ट अपने डालते हैं। मैं सचिन भारतीय, वो क्राइम ब्रांच में जो है, मैं सचिन को बहुत बहुत वो करता हूँ, उसकी एक्टिवनेस को मैं सलाम करता हूँ कि यार तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो। और बहुत सारे नाम हैं जो शायद मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा हूँ जो इस लड़ाई में हमारे साथ है। जय हिंद।